खबरें आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। खबरें ये आ रही हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में, यानी यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर ERO होते हैं, जो स्थानीय अधिकारी होते हैं SIR की प्रक्रिया में, जो जिनकी जिम्मेदारी कानून में मिली है कि नाम किसका जोड़ना है और किसका नाम हटाना है, उस जिम्मेदारी को भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ले ली है। यानी उनको उस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। बाहर तो कर दिया गया है, लेकिन जब जिम्मेदारी आएगी, यानी वो डिलीट तो नहीं कर सकते हैं, किसी का नाम जुड़वा नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में जिम्मेदारी आनी उन्हीं पर है। प्रक्रिया से उनको बाहर रखा गया है। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन SIR को लेकर नए एक के बाद एक जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, उससे इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल फिर से उभर रहे हैं और कई नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल ही रहा है, बहुत सारे सवाल पहले से ही है। बिहार में जिस तरह से SIR हुआ और अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम गायब हो जाएंगे, मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे जब ड्राफ्ट सूची आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। 2,89,00,000 मतदाता इस तरह के हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी की आज एक बड़ी बैठक हो रही है, CWC की, यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। उसमें इन सब मुद्दों पर किस तरीके से आंदोलन को रूप देना है, उसकी तैयारी की जा रही है, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। बड़ी खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी किस तरह से उठापटक चल रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई राज्यों में ये चीजें बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पहले बात करते हैं SIR की। SIR में जो एक अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने एक बड़ी खबर आज की है और यह बताया है कि कैसे SIR की प्रक्रिया से जो इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, यानी मतदाता सूची में जो नामों को दर्ज करने वाले अधिकारी होते हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया से उनको पता ही नहीं है कि किसका नाम दर्ज किया जा रहा है और किसका नाम हटाया जा रहा है। और वो ये पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए हो रहा है और वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम काम करता है केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ, यानी जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसके सर्वा ज्ञानेश कुमार हैं। क्या और पूरी डिटेल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ही अविनाश है, बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं। अविनाश जी, ये पूरी की पूरी ये तो बहुत हैरान करने वाली प्रक्रिया है कि जिम्मेदारी कानून ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, उसने ये जिम्मेदारी दी है कि वो तय करेगा ERO कि किसका नाम डिलीट करना है। चूंकि उसकी प्रक्रिया होती है, उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन ये नोटिस एक सिस्टम के जरिए, कह सकते हैं कि कॉल सेंटर के जरिए लोगों को दिया जा रहा है। उस ERO को पता भी नहीं है। कल को जिनके नाम वहां से गायब किए गए हैं, वो उस ERO के पास जाएंगे, ERO के पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके की ये प्रक्रिया चल रही है, अभी जब बिहार का चुनाव चल रहा था तो उस समय SIR प्रक्रिया को लेकर जो अपने इस मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने जो बयान दिया था कि पूरा काम सिस्टमेटिकली ढंग से हो रहा है कि भाई ERO के पास अगर किसी मतदाता, संदिग्ध मतदाता मिलता है तो फिर ERO उसको नोटिस जारी करेगा कि भाई वो अपनी पहचान बताए कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं है, और उसके बाद ERO के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी और उसका नाम जोड़ना है या हटाना है ये ERO तय करेगा। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं कि भाई ज्ञानेश कुमार ने कहा, जो वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो वो बंगाल में हो रहा है और ना वो बिहार में हुआ। बिहार में तो सरकारी NDA की थी, तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनका खुलासा हो ही नहीं पाया। लेकिन बंगाल में हर एक चीज खुलकर सामने आ रही है कि भाई ERO को आपने अधिकार तो दिए हैं, बता तो दिया कि भाई जो वोट डिलीट होंगे वो बिना ERO की परमिशन के डिलीट नहीं होंगे। अब जब एक चीज और भी है अविनाश जी, कि ये अधिकार चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ये अधिकार ERO को, जो कानून है, इसको लेकर मतदाता सूची को निर्धारित करना, कौन वोटर होगा कौन नहीं होगा, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसने दिया हुआ है। और ये मामला इतना गंभीर है, जो अविनाश बता रहे हैं कि बिहार में ये सारी चीजें हो गई, वहां ये खुलकर नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर NDA की सरकार थी। यहां वेस्ट बंगाल जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का एसोसिएशन है, उन्होंने वहां राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखकर ये सारी जो शिकायतें हैं ये उन्होंने दर्ज कराई हैं। तो ये अधिकार उनको कहीं चुनाव आयोग ने नहीं दिए हैं, बाकायदा उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मिला हुआ है और दायित्व भी मिला हुआ है। और दूसरे ये है कि उसकी जिम्मेदारी भी, यानी अगर वो नहीं होगा तो उसके जिम्मेदार भी वही होंगे।
नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी तो आप जो ईआरओ की है ही है पूरी तरीके से, लेकिन जिस तरीके से उनके अधिकार छीने गए हैं, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार कानून ने दिए हैं, उन अधिकारों को चुनाव आयोग ने एक तरीके से छीन लिया है। अब अगर कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो उसके लिए आप ईआरओ को जिम्मेदार ठहरा देंगे, लेकिन सवाल ये हो रहे हैं भाई कि अगर जैसे किसी वोटर, कोई संदिग्ध वोटर मिलता है, तो जब ईआरओ जाता है तो पहले तो ये था कि जो प्रक्रिया जो होती थी ईआरओ की तरफ से नोटिस दिया जाता था, लेकिन अब इसके लिए एक ऐप डेवलप कर दिया गया है कि ईआरओ को सबसे पहले उस ऐप पर जाना पड़ता है। अब जब ईआरओ ने ऐप खोला कि भाई हमें ये संदिग्ध वोटर मिला है, इसकी हमको डिटेल देनी है, इसको हमको नोटिस जारी करना है, तो वो देखता है कि भाई उस ऐप पर, उस बूथ के पहले से ही नाम भरे हुए हैं कि आपको इन लोगों को नोटिस भेजना है। भाई उसके पास शिकायत आई है ईआरओ के पास में, उस शिकायत का कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका है जो शिकायतें दिल्ली के पास में है। अब दिल्ली के पास शिकायतें कहां से आ रही हैं? भाई बंगाल से तो आई नहीं है। भाई ऐप, जो ऐप हैंडल हो रहा है वो दिल्ली से ऐप हैंडल हो रहा है, और उस ऐप में ही पहले से ही सूचनाएं भरी हुई हैं कि आपको किस किस व्यक्ति को नोटिस जारी करने हैं। तो भाई अब ईआरओ का फिर काम क्या रह गया, जब सारा का सारा काम वही है कि एक ऐप के थ्रू ही जरिए के जो हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज स्थिति कर ली है कि हर चीज हमारे हाथ में। अब उन्हीं लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे, उन्हीं लोगों की जांच होनी है, फिर ईआरओ का काम कहां रह गया? भाई उसके पास जो शिकायतें आ रही हैं, भाई लोग बाग तो उसी के पास पहुंचेंगे भाई कि हमारे पास नोटिस आ गया। ईआरओ कहेगा भाई हमको तो पता नहीं है कि आपके पास नोटिस कहां से चला गया। बोले हमारे पास तो ये मैसेज आ गया कि भाई आपका वोट संदिग्ध है, आप अपनी पहचान बताइएगा। तो लोग तो ईआरओ को पकड़ेंगे, बीएलओ को पकड़ेंगे, और ऐसे में सारी जो जिम्मेदारियां हैं एक तरीके से उन्हीं के ऊपर आनी है, ईआरओ के ऊपर, और पूरा खेल दिल्ली से हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, आपने वो सारे अधिकार जो ईआरओ से छीन लिए हैं, और किसी को इसकी जानकारी भी नहीं दी है। आप कहते हैं कुछ हैं, लेकिन जमीन पर वहां कुछ और होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जमीन पर कुछ और होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो सेंट्रलाइज कर दी गई है। सेंट्रलाइज कर देने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, वहां किस मतदाता को शामिल करना है, किस व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करना है, किस व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर कर देना है, ये सारी चीजें स्थानीय अधिकारी, बीएलओ, ईआरओ, डीईओ ये नहीं तय करेंगे, बल्कि ये सारी चीजें तय करेगा दिल्ली में बैठा हुआ चुनाव आयोग। और यही दिक्कतें यहां पर बिहार में भी इसको उठाया गया लगातार तमाम राजनीतिक दलों ने, लेकिन अब ये चीजें कैसे सिस्टम के भीतर से उठाई जा रही हैं, वहां ये आपत्तियां आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये सारा कुछ काम करना है उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। यानी ईआरओ, जिसको जो बताया अभी अविनाश ने कि ईआरओ को ही ये तय करना है कि किसका नाम इसमें शामिल किया जाना है, किसका नहीं शामिल किया जाना है, यानी कौन मृत है, कौन यहां से बहुत दिन से पलायन कर चुका है, नहीं रह रहा है, और कौन किसकी नागरिकता संदिग्ध है। इन सारी चीजों को लेकर एक नोटिस दिया जाता है। उसके बाद उस नोटिस पर वो आपत्ति दर्ज कराते हैं, और अगर उनकी बात सही पाई जाती है तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया की जाती है ईआरओ के जरिए, यानी इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जरिए। पर ईआरओ को पता ही नहीं है, और यहां पहले से ही एक सूची बन के रखी है कि किनके नाम यहां से डिलीट करने हैं। और अब यहां एक बड़ी संख्या में नाम गायब कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, वोटर लिस्ट से आपत्तियां दर्ज कराने की बात की गई हैं। लेकिन यह साफ हो गया है कि यह पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, वो ये तय कर रहा है कि किसका नाम डिलीट करना। और यही आपत्ति अविनाश जी हम लोग देख रहे हैं लगातार, चाहे बिहार का मसला हो या फिर जो 12 अन्य राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, यही आपत्तियां आ रही हैं कि यहां लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। जब ड्राफ्ट सूची आई थी बिहार की, तब भी यह सवाल उठ रहा था कि यहां किसके नाम चले गए। जो जीवित हैं उनको मृत बताकर गायब कर दिया गया, जो मृत हैं उनको उनके नाम अभी भी शामिल हैं। हाँ, कई सारे विजय कुमार सिन्हा का हम लोगों ने देखा 2-2 जगह नाम है, दिल्ली में रहने वाले लोग बाकायदा वहाँ पर। तो जब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जाएगा तो दिल्ली में रह रहे लोग अपने गांव में भी मतदाता सूची में होंगे, दिल्ली में भी होंगे। यानी ये अधिकार स्थानीय अफसरों को जो जिम्मेदार, और उनको पता होता है, स्थानीय स्तर के जो अधिकारी होते हैं, बहुत सारे लोगों की व्यक्तिगत जानकारी उनको मालूम रहती है, क्योंकि वो सिस्टम है कि वो उनके टच में रहते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से इसकी जो दिक्कतें हैं, जो आशंकाएं हैं, जो आरोप हैं, वो बहुत पुख्ता साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ये देखिएगा, जब बिहार में जो शुरुआत में वोट डिलीट किए गए थे 65 लाख के करीब, उनकी जब सूची आई थी
तो वो सूची भी देने से चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। और उसके बाद जो PDF फाइल भी आई तो भाई आप उसमें सर्च नहीं कर सकते थे। जब मांगा गया कि भाई चुनाव आयोग मशीन रीडेबल सूची दे और बूथ लेवल पर उस सूची की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, भाई मालूम तो पड़े कि भाई हमारे परिवार में किसका वोट कट गया है, हमको ही नहीं पता है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से कहा कि भाई ये सूची आप जारी कीजिएगा, तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब गया था सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट हमको इस तरीके के आदेश नहीं दे सकता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद वो सारी सूचियां आ गई। जब पहले चुनाव आयोग कह रहा था कि भाई इस तरीके की सूचियां तो बनती ही नहीं है, लेकिन बाद में वो सूची आई, मशीन रीडेबल सूची भी दी गई और बूथ लेवल पर चिपकाई भी गई। तो उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया से चालू हो पाई। नहीं तो भाई आपको पता ही नहीं चलता कि किसका नाम कट गया। बाद में जब आप वोट डालने के लिए जाते तो पता चलता कि भाई आपका तो वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इस तरीके इसके चलते कई नाम बाद में जोड़े भी गए थे। लोगों को पता चल गया था कि भाई हमारा नाम कट गया है। तो ये दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कई मृत लोगों को बुलाया था लाइन लगा दी थी। कई लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाके पेश किया गया कि ये लोग हैं, ये इनको मृत बता दिया है चुनाव आयोग ने और ये आए हुए हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो जब चुनाव आयोग की तरफ से ही कहा गया था कि भाई आप 2 नाम लेके आ जाइए। लेकिन जब वहां पता चला कि भीड़ की भीड़ चली आई कि भाई इतने लोग आ गए हैं, तब उसके बाद ही जो चुनाव आयोग को वो सूची जारी करनी पड़ गई थी कि राहुल गांधी ने तो मृत लोगों के साथ में बैठकर चाय भी पीती थी, हमने देखा था उसमें। तो अब वही चीज आप बंगाल के आप देखिएगा, बंगाल में जो पहले वोटर लिस्ट आई है तो उसमें करीब 78 लाख नाम काटे गए हैं। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो संदिग्ध वोटरों की जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। क्योंकि जो 78 लाख नाम काटे गए उसके बारे में भी खबर यह आई थी कि अधिकतर नाम जो काटे गए हैं वो जो बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू समुदाय है, उनकी सीटों पर कटे हैं। अल्पसंख्यक जो समुदाय जिसको ये लोग अभी तक बीजेपी के लोग लगातार घुसपैठिया बोल रहे थे, वहां पर वोट डिलीशन बहुत कम हुआ है, बहुत कम वोट डिलीट किया गया, 3% या 4% है। जबकि जो बहुसंख्यक के जो हिंदू मतदाता ज्यादा हैं वहां पर यह संख्या बढ़कर 20% तक चली गई है। तो बीजेपी को यह डर लग रहा है कि भाई SIR जो बंगाल में कराया गया है, ये SIR पूरा का पूरा उनके खिलाफ ही चला गया है। तो अब जो सेंट्रलाइज प्रक्रिया चलाई जा रही है कि किसके वोट काटे जाने हैं, भाई 78 लाख तो वोट काट ही दिए, अब 1 करोड़ वोट और काटने की तैयारी चल रही है। और ये वोट वो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली के सारे पर वोट कट रहे हैं तो ये वोट किसके होंगे। तो अगर जो मतदाता मौजूद है उसके ही आप वोट काट देंगे तो फिर चुनाव की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं बचेगा। बिल्कुल चुनाव का मतलब नहीं बचेगा। और क्या कुछ कह रहा है जो विपक्ष के आरोप है कि कैसे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें एक के बाद एक निकलकर साफ सामने आ रही हैं और उन आरोपों को बिल्कुल साबित कर रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में वहां का जो एक अधिकारियों का, राज्य के अधिकारियों का संघ है, उसने जब इस आपत्ति जताई है, यानी पूरे राज्य में खलबली मची हुई है कि किस तरह से हाईजैक कर लिया है पूरे सिस्टम को चुनाव आयोग ने और स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को नगण्य कर दे रहा है। लेकिन जब लोग पूछने आएंगे तो फिर उसी ERO को घेरेंगे। इसको स्पष्ट करने की मांग की है अधिकारियों के संघ ने, एक पत्र लिखा है वहां पर राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, CEO हैं, और उनसे पूछा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, यानी जो ERO को जिम्मेदारी दी गई है कानून में, उसको कुछ पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, किसका नाम डिलीट करना है। पूरी की पूरी सूची पहले से ही मौजूद है उस सिस्टम में, और उनको जैसे ही वो अपना लॉगिन कर रहे हैं तो नोटिस सारे भेजे जा चुके हैं। 31 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं, करीब 32 लाख लोग जो 2002 की जो वोटर लिस्ट है उससे मैच नहीं कर रहे हैं। उनको लेकर जो आपत्तियां हैं, आज से उन आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो रही है। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये वहीं के हैं, वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन पापिया घोष है तृणमूल कांग्रेस की नेता, उनको सुनते हैं क्या कह रही हैं कि ये जो कुछ चुनाव आयोग कर रहा है उसकी वजह से स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुनते हैं पापिया घोष को, और तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, क्या कह रही हैं। देखो, जो नजर आ रहा है बहुत ही खतरनाक है, वेदनादायक है। हर एक लोग जो सुबह से इधर आ रहे हैं, सबका आंखों में पानी है, भय है उनका चेहरे पे, और भीतर संत्रस्त है। उन लोगों के मन में एक ही प्रश्न है कि हमारे वोट से ही मुख्यमंत्री, हमारे वोट से ही प्रधानमंत्री, फिर हमें क्यों ऐसा हैरानी का शिकार पड़ना पड़ा, हैरानी में पड़ना पड़ा। लोग इतना दिन से लोग वोट देते आ रहे हैं।
अभी लोगों को ये प्रमाण करना पड़ रहा है कि मैं आपका नागरिक हूँ, और जो 2 साल 3 साल का जो प्रोसेस है इनको 1 महीने में किया गया। तो बीजेपी सामने से नहीं कर पाया, निर्वाचन कमीशन को व्यवहार किया गया, पीछे के दरवाजे से निर्वाचन कमीशन जो कर रहा है बीजेपी के लिए कर रहा है। लोगों में कितना हैरानी हो रहा है, छोटा छोटा जो बात हम लोग बोले, जो वेन्यू दिया गया था निर्वाचन कमीशन के ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में, वो वेन्यू भी चेंज किया गया। हमारे पार्टी को पता ही नहीं। मेरा अब देखिए ऐसा कि बहुत लोगों का हमारा पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट है, तो इधर निर्वाचन कमीशन बोल रहे कि मैं नागरिक हूँ, लेकिन मेरा परिवार क्या, मैं नागरिक हूँ तो मेरा परिवार भी तो नागरिक होगा। जो इंदिरा आवास योजना, बांग्ला आवास योजना जिसके पास है, सरकार ने मुझे कुछ दिया है तो मैं इन देश का नागरिक हूँ, तो मैं नागरिक हूँ, मेरा पति क्यों नहीं, मेरा पति है तो मेरा पत्नी क्यों नहीं। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन तो लोगों के मन में है। सबसे बढ़ के है, लोग बहुत डर गया है और लोगों का जो मूल्यवान समय है, इन समय को बर्बाद किया जा रहा है। आज सुबह से कितना घना कुआशा था, आप लोगों को पता है। इस कुआशा में लोग सब आके इधर खड़ा हुआ था। सुबह से हम लोग इधर है खाली एक ही बात कहने के लिए, आप लोगों के पास हम लोग हैं। हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय है, ममता बनर्जी है। ये उन आपत्तियों पर सुनवाई आज से हो रही है और किस तरीके से बता रही है कि लोग रो रहे हैं और लोगों का किस तरीके से, अविनाश जी, बिहार में भी ऐसा हुआ और यहाँ भी हो रहा है कि एक ही परिवार के कुछ लोग हैं और कुछ के नाम हटा दिए गए हैं। ये हास्यास्पद है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक पूरा तंत्र को हास्यास्पद बना दिया है चुनाव आयोग ने, यही कह रही है पापिया घोष। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मतलब पत्नी का वोट है उसका तो आपने ओके कर दिया है, लेकिन पति के वोट पर आपने आपत्ति जता दी है। भाई मालूम पड़ा कि दोनों के वोट हैं तो पिताजी का वोट नहीं है। मतलब परिवार के अंदर ही आपने सीधा सीधा बंटवारा कर दिया है कि भाई आप मतलब परिवार के यदि पति हिंदुस्तानी है तो पत्नी को ये साबित करना है कि भाई वो देश की नागरिक है कि वो बांग्लादेश की नागरिक है। क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जिसका वोट नहीं है बीजेपी की नज़र में वो बांग्लादेशी है। क्योंकि इसको लेकर तो लगातार जो टीएमसी की तरफ से सवाल भी उठ रहे हैं कि आपने तो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी बना दिया है कि भाई आप बांग्ला बोलते हैं तो आप बांग्लादेशी हो गए, जबकि पश्चिम बंगाल की तो जो भाषा है वही बंगाली है। तो आप पहले तो यही तय कर लीजिए भाई कि जो बंगाली है, बांग्ला भाषी है, वो बांग्लादेशी नहीं है। भाई बंगाल की जो भाषा है तो वहाँ के लोग तो बंगाली ही बोलते हैं। मोदी जी भी वहाँ पहुंचेंगे बंगाल में वोट मांगने के लिए तो वो खुद बांग्ला बोलते हुए दिखाई देंगे, तो क्या वो भी बांग्लादेशी हो जाएंगे? तो अब जो जिस तरीके से अभी तो आज से स्टार्ट हुआ है काम है कि भाई जो दावे आपत्तियों का है, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि भाई आपने ईआरओ को साइडलाइन कर दिया है, बीएलओ की स्थिति तो आपने देख ही ली थी। सबसे ज़्यादा जो विरोध चल रहा था जब एसआईआर 12 राज्यों में कराया गया तो सबसे ज़्यादा विरोध किस कम समय दिया गया है, टाइमलाइन छोटी दी गई है, उसका सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा था? पश्चिम बंगाल में हो रहा था। लेकिन जब आपने समय सीमा बढ़ाई तो पश्चिम बंगाल छोड़कर सभी राज्यों की समय सीमा बढ़ा दी। तो सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा था कि दबाव जो है वो पश्चिम बंगाल में बीएलओ पर भी केंद्र का पड़ रहा था। और जिस तरीके से जो काम हुआ सबसे कम समय में, सबसे ज़्यादा काम भी पश्चिम बंगाल में हुआ। तो इसको लेकर कि भाई पश्चिम बंगाल में इस तरीके से कोशिश ये चल रही थी, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के बयान आ रहे थे कि 2 करोड़ नाम काटेंगे। भाई आप कौन होते हैं नाम काटने वाले? और अब देखिए वही आरोप लगते हैं कि बीजेपी से मिलकर काम कर रही है। सारे कटने वाले नाम जो है वो आ रहे हैं कहां से? वो सेंटर से आ रहे हैं। ईआरओ को पता ही नहीं है, उस इलाके के ईआरओ को, कि किसके नाम हमको काटने हैं और किसके नहीं काटने हैं। वहां नाम पहले से ही कटे हुए हैं, उसका कोई रोल ही एक तरह से नहीं रह गया। नहीं बिल्कुल, जैसे हमने बताया कि जैसे शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि 2 करोड़ नाम काटेंगे, 78 लाख नाम आपने काट दिए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप नोटिस भेज रहे हैं। तो आप लगभग जो शुभेंदु अधिकारी बोल गए थे आपको उतना वोट काटना है। एक तरीके से बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक टारगेट दिया था। अब वो टारगेट कैसे पूरा होगा? भाई आप टारगेट तक तो पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ 78 लाख नाम बराबर रह गए हैं। तो इसीलिए आपने ईआरओ से सारे अधिकार छीन लिए हैं, आपने सारे अधिकार अपने पास ले लिए हैं। अब ऐप के जरिए आपने पहले से ही सब लोगों के नाम भर दिए हैं कि भाई 1 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करो, ईआरओ जाएगा भाई जानकारी जुटाएगा। अब इतना कम समय है, इतने कम समय में क्या ईआरओ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोटरों के घर घर जाकर सत्यापन कर पाएगा कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स वो देंगे, डॉक्यूमेंट्स तो पहले भी दिए होंगे, उनके परिवार के लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपने मान लिया उनका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया है और परिवार के आधे लोगों को आपने नोटिस जारी कर दिया है।
तो अब सबसे बड़ी बात यही चल रही है कि अंतिम समय पर जब मतदाता सूची, फाइनल मतदाता सूची आएगी, फरवरी में मतदाता सूची आनी है और फरवरी में कभी भी चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। यानी आप एक तरफ से फाइनल मतदाता सूची जारी करेंगे, अगले हफ्ते पता चलता है दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक होती है और बंगाल में चुनाव का ऐलान हो जाता है। आपके पास में समय ही नहीं बचेगा, और यदि समय होगा भी तो जिस तरीके से हमने बिहार चुनाव में देखा कि फाइनल वोटिंग लिस्ट आती है तो उसमें जो वोटरों की संख्या होती है वो 7,42,00,000 के करीब होती है, लेकिन जब काउंटिंग शुरू होने वाली होती है तो उससे 48 घंटे पहले पता चलता है कि 3 लाख वोट बढ़ा दिए गए हैं। अब ये वोट कहाँ से बढ़ गए थे, तो बाद में जब जो वोट डालने के बाद बीजेपी के नेता निकले और उन्होंने फेसबुक पर बताया कि हमने भी वोट डाला है, दिल्ली में भी आपने हमको देखा था, तब पता चला ये 3 लाख वोट कहाँ से आ गए, कहाँ से आए हैं। अब वही है कि अभी यारों को जिसको वोट डिलीट करना है उसकी जिम्मेदारी जो कानून ने दी है उसको पता ही नहीं कि किसके वोट डिलीट करने का नोटिस भेजा जा चुका है, और लेकिन अधिकार यानी जो अधिकार है वो तो उससे छीन लिए गए, पर जिम्मेदारी उसके ऊपर बनी हुई है। यानी जब लोग पूछने जाएंगे तो वो ईआरओ को घेरेंगे। पर ये पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से हो रहा है और कैसे अपने आप केंद्रीय जो सूचना माफ कीजिएगा चुनाव आयोग है वही लिस्ट हर राज्य में बना ले रहा है कि कहां किनको वोटर लिस्ट से नाम हटाने हैं और किनके जोड़ने हैं। तो ये बहुत जबरदस्त खुलासा, एक बड़ा खुलासा अब पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसके पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं। देखते हैं अब इस पर क्या कुछ कहता है चुनाव आयोग, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर जो जिस ईआरओ को, और यही पूछा भी है जो पश्चिम बंगाल ऑफिसर्स एसोसिएशन है जो वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो पत्र लिखा है उसमें यही कहा है कि भाई हमको कानून में ये अधिकार दिया हुआ है, हमको पता ही नहीं है तो आखिर फिर हम क्या करें उसमें। कल को लोग हमसे पूछने आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे, हमने तो किसी को दिया ही नहीं नोटिस, नोटिस तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, हम फिर उस सिस्टम में किस लिए बने हुए हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जो आपने सारे अधिकारी छीन लिए हैं, आपने एक तरीके से क्या कर दिया कि भाई जो लोग आपको सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ इकट्ठा करने हैं और इकट्ठा करके आपको ऐप के जरिए सबमिट कर देना है। किसका वोटिंग लिस्ट में नाम रखना है किसका नहीं रखना है ये ईआरओ को तय नहीं करना है, अब ये चुनाव आयोग को तय करना है। तो आपने पूरे के पूरे अधिकार जो कानून ने, जो संविधान ने, जो निचले स्तर के कर्मचारियों को दे रखे हैं, जो राज्य के चुनाव आयोग को दे रखे हैं, वो सारे अधिकार आपने अपने पास में रख लिए हैं। तो जो जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर शुरुआत से विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग का सिर्फ एक ही काम है बीजेपी के लिए जो चुनाव का मैदान है उसको सेट करना, और वही सब चीजें अगर चुनाव आयोग ही वोटिंग लिस्ट पर, जब सबसे पहले तो जब एसआईआर जिस तरीके से कराया गया वो मामला ही भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसके बाद एसआईआर के अंदर जिस तरीके से लगातार नियम बदले जा रहे हैं और उन नियमों के बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। जानकारी बाद में आती है जब जिन लोगों को अधिकार दिए गए, जिनको काम दिया गया है, उनको ही पता बाद में चलता है कि भाई अपने जो अधिकार है उन अधिकारों में तो कटौती हो चुकी है, और इसकी जानकारी ना तो लिखित में दी जा रही है, लेकिन जब जिस तरीके से आपने बताया कि ऐप पर जा रहे हैं तो पहले से ही नाम भरे हुए हैं कि आपके क्षेत्र में जैसे आपने लॉगिन किया आपकी लॉगिन आईडी में ये नाम आ गए हैं, आपको इन लोगों को नोटिस जारी करना है, बस बाकी का जो ऑनलाइन नोटिस। ये कितना, फिर से हम वही बात कहेंगे कि कितना हास्यास्पद है कि पहले से ही भेज दिया गया कि इनके नाम हटाने हैं और आप नोटिस जारी कर दीजिए, जबकि ये काम करना था ईआरओ को। वो देखता कि किसके कौन एलिजिबल नहीं है, कौन वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हो सकता है, ये उसको देखना था, लेकिन ये सीधे दिल्ली से ही देख के बता दिया गया कि अब आप इन्हीं को भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे जो जमीनी सर्वे है वो दिल्ली से ही पूरा जमीनी सर्वे हो गया। अब ये जमीनी सर्वे किसने किया, क्योंकि ईआरओ तो मना कर रहा है, बीएलओ मना कर रहा है, तो क्या ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से जमीनी सर्वे किया गया है कि आप इन लोगों को नोटिस जारी कर दीजिएगा। चुनाव आयोग के पास में 1 करोड़ लोगों की लिस्ट कहां से आ गई भाई। वो जो शिकायतें होनी थी जमीनी स्तर पर बीजेपी के, हम मान के चलते बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही शिकायतें हुई हैं, लेकिन वो शिकायतें क्या दिल्ली में की गई भाई? आपको तो ईआरओ के पास में वो शिकायतें दर्ज करानी है और ईआरओ को पता ही नहीं है कि भाई क्या कौन सी शिकायत है। उसका तो कहना यह है कि भाई हमारे पास 2 शिकायतें आई, अब उसके लिए हम जब अपने ऐप पर जाते हैं तो पता चलता है वहाँ तो पहले से 1000 शिकायतें डली हुई हैं, वहाँ इन लोगों को नोटिस जारी करने हैं, लेकिन हमारे पास जो 2 नाम आए हैं उनके नाम नहीं है वहाँ पर। अब ईआरओ को इतना जो दे दिया है कि भाई आप उन लोगों को नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन मामला वही है कि भाई जब सारे के सारे अधिकार ही आपने चुनाव आयोग ने अपने पास में रख लिए हैं, ईआरओ के अधिकार को आपने बेहद सीमित कर दिया है, तो फिर अगर वोटिंग लिस्ट में कोई भी गड़बड़ी आती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आपके आदेश पर तमाम अधिकारी बंगाल के सस्पेंड किए गए, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, कई बीएलओ ने इस के चलते जान दे दी कि भाई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
लेकिन अगर बीएलओ के और ईआरओ के अधिकार भी आप काट देंगे, सारे के सारे अधिकार आप अपने पास में रख लेंगे, तो अब जब फाइनल वोटिंग लिस्ट आएगी और फाइनल वोटिंग लिस्ट में जिस तरीके से बिहार में तमाम मृतकों के नाम बताकर आपने जो ओरिजिनल वोटर थे उनके नाम काट दिए, और कई ऐसे ऐसे लोग जो 140 साल 145 साल के लोगों के नाम आपने वोटिंग लिस्ट में जोड़ रखे थे, उस तरह की अगर गड़बड़ियां होती हैं तो क्या उसका जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार लेंगे? और ये जो पत्र लिखा है जो अधिकारियों के संघ ने, उसमें ये भी लिखा है आखिर में कि हम आपके कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि ईआरओ अपने काम में अधिक स्पष्टता के साथ कार्य कर सकें और उन्हें कानूनी जिम्मेदारियों के अनुरूप अधिकार मिले, ये ध्यान में रखते हुए कि अंतिम वोटर लिस्ट केवल उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ और भारत निर्वाचन आयोग की निगरानी में प्रकाशित की जाएगी। हाँ, क्योंकि भाई उस पर सिग्नेचर तो नहीं का रहेगा और लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है, और कल को जिम्मेदारी उसकी आएगी। कानूनी रूप से भी जो जिम्मेदार होंगे वो ईआरओ ही होंगे। उसमें क्यों अगर ईआरओ साइन कर देते हैं उस कागज पर, डिलीशन लेटर पर, तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि ये लिस्ट हमको दी गई थी। अब वो न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे ईआरओ को उनको सबमिट करने के लिए सिग्नेचर तो अपने करने ही पड़ेंगे, भले ही जो वो नोटिस ईआरओ की तरफ से नहीं दिए गए हों, लेकिन सिग्नेचर उन्हीं के होंगे, क्योंकि वो जो नोटिस जारी हो रहे हैं वो ईआरओ के नाम से ही नोटिस जारी हो रहे हैं, भले ही उसमें ईआरओ का कोई भी रोल ना हो। और ऐसे में साफ है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो दिल्ली का जो चुनाव आयोग है वो अपना पल्ला झाड़ लेगा और पूरी की पूरी जिम्मेदारी ईआरओ पर ही रख देगा। और इसी के चलते कोई और जबकि उल्टा बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर टीएमसी के लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए कि भाई राज्य चुनाव आयोग के पास तो आप अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग को कुछ नहीं पता भाई कि भाई इस जो ऐप पर, क्योंकि ऐप जो कंट्रोल हो रहा है वो ऐप तो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, और उस ऐप के जरिए अगर वोट डिलीट किए जाने हैं और उसमें भी ईआरओ की मोहर लगनी है और उसको पता ही नहीं है कि भाई हमारी भाई अब ऑनलाइन सिग्नेचर भी अब हो जाते हैं, अब उसकी तरफ से नोटिस ईआरओ की तरफ से जारी हो गए हैं और उसको ईआरओ को पता नहीं है। और अब जब वो जांच होगी, अब जिस तरीके से सुबह के टाइम पर जब टीएमसी नेताओं का बयान आया है कि सुबह सर्दी के समय पर तमाम लाइन, बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, जबकि बंगाल के ये जो हम लोग देख रहे हैं ये उसी तस्वीरें हैं जो 31 लाख लोग जिनको जो 2002 में जिनकी मैचिंग नहीं हो पाई है, ये वही लोग हैं। अब वो परेशान हैं जो अभी पापिया घोष कह रही थी कि लोग रो रहे हैं कि भाई हमने राज्य सरकार चुना, हमने केंद्र सरकार चुना, हम लगातार वोट दे रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार में अब 2 लोगों के नाम है, 4 लोगों के काट दिए गए। नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा, बंगाल में कोई भी चुनाव हुआ, अभी 2 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है, बंगाल में करीब 80 से 85% वोटिंग होती है, लेकिन जिस तरीके से करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध मान लिया है, 78 लाख तो आपने नाम उड़ा ही दिए सीधे सीधे, 1 करोड़ लोगों को आप नोटिस भेज रहे हैं, मतलब लगभग 25% से ज़्यादा मतदाता आपकी नज़र में संदिग्ध हो गए हैं। तो अब तक जो बंगाल में वोटिंग हो रही थी, तो क्या संदिग्ध मतदाता वोट डाल रहे थे कि भाई, ये बड़ा सवाल है। और जो लिखा है या ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, यानी जो पश्चिम बंगाल ऑफिसर्स एसोसिएशन है, जो उसने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है, बहुत चिंता जताई है कि ये क्या कुछ हो रहा है। उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण के तौर पर रिवीजन प्रक्रिया से जुड़े जरूरी निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है, लेकिन अनिवार्य कानूनी प्रावधानों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से एंट्री हटाने से ये जायज आशंका पैदा होती है कि ईआरओ को हटाने की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि उन्हें अर्ध न्यायिक सुनवाई के जरिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कि वो जिम्मेदार तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो उस काम के लिए जिम्मेदार होंगे जो उन्होंने किया ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, एक तरीके से पूरी जवाबदेही आप पहले से ही जो ईआरओ है उस पर थोपने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम उसका है, आप उसको वो काम नहीं करने दे रहे हैं। तो जैसा हमने अभी पहले भी बोल रहे थे कि भाई बंगाल में जिस तरीके से जो 85% वोटिंग होती है, तो क्या वहाँ मृत लोग वोट डाल रहे थे कि जो लोग यहाँ बाहर चले गए हैं? और जबकि बंगाल में तो चुनाव सीआरपीएफ कराती थी, बंगाल में तो लोकल पुलिस का कोई रोल भी नहीं रहता था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। तो सीआरपीएफ की मौजूदगी में कौन लोग वोट डाल रहे थे? क्योंकि भाई सीआरपीएफ तो केंद्र के हवाले है, तो कि केंद्र के इशारे पर क्या संदिग्ध लोग वहाँ वोट डाल रहे थे? जिनके वोट ही नहीं है वो लोग वहाँ मतदान करने के लिए जा रहे थे, और उसके बावजूद भी बीजेपी बंगाल नहीं जीत पा रही है। तो अब एक नया रूल लेके आए हैं कि भाई आपको 2 करोड़ वोट काटने हैं। अब
कि वहाँ के जो जेन्युइन वोट हैं, जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, और उनके आधार पर आप अगर नोटिस जारी कर रहे हैं, तो जैसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग का काम बीजेपी को चुनाव जिताना है, तो फिर भाई इस चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है देश को। भाई निष्पक्ष चुनाव आप नहीं करवा सकते। आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्लेइंग लेवल फील्ड हम देंगे, लेकिन क्या लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्ष को मिल रही है? या विपक्ष के नेता अगर कोई भी बयान देते हैं तो तुरंत नोटिस जारी हो जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या दूसरे नेता हो, जिस तरीके से सांप्रदायिक भाषण देते हैं चुनाव के दौरान, उनको कभी भी नोटिस जारी नहीं किया जाता। बीजेपी की जो कांग्रेस के नेता शिकायत तो करते हैं प्रधानमंत्री की, नोटिस भेज दिया जाता है जेपी नड्डा को। तो आपको इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आप जो बयान दे रहा है उसको नोटिस भेज सकें। बिल्कुल, अब इस तरह से इस चुनाव आयोग से कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद की जाए, और जो लगातार सवाल उठ रहे हैं वो इसीलिए वो सही साबित होते दिखते हैं कि वहां पर चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अब पश्चिम बंगाल में ये जो मामला आया है तो वहां के अधिकारी ही इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये किस तरीके से पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी ये पूरा निगरानी कर रहा है कि किसका नाम हटा देना है, किसका नाम जोड़ देना है। चुनाव आयोग ये तय कर रहा है, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को खत्म कर दिया गया है। उनको पता ही नहीं है कि किसके नाम हटाए जाने हैं और किसके वहां पर रखे जाने हैं। तो बहुत ये बड़ा एक खुलासा है। अब चूंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, निश्चित तौर पर ये वाला जो तथ्य है, ये एविडेंस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अब अगली सुनवाई में आएंगे। क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आएंगी जो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी फैसला होगा। लेकिन अभी तक की स्थितियों से ये साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं, उसके पीछे पुख्ता कारण है। और ये तो जो खुलासा हुआ है ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है, ये तो वहाँ के सिस्टम में मौजूद लोग कर रहे हैं और खुलेआम वहाँ पर चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं कि किस तरीके से हम आम मतदाता को उसके जो मताधिकार है, उसका वोट देने का अधिकार है, हम उससे वंचित कर रहे हैं। तो बहुत ये बड़ी बात है। लेकिन इधर बीच जो और राज्य है वहां भी चूंकि समय सीमा तो बढ़ाई नहीं, मांग की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में समय सीमा बढ़ा दी जाए, किस तरह से वहां बीएलओस पर दबाव रहा एसआईआर को पूरा कराने का। लेकिन अब समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, कल वो समय सीमा समाप्त हो गई और अब जारी होगी ड्राफ्ट सूची। और माना यह जा रहा है कि 2,89,00,000 वोटर गायब कर दिए जाएंगे, माने उनके नाम हटा दिए जाएंगे। अब ये नाम क्या ये भी सेंटर से तय किए गए हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यही का माना जाएगा। जैसे बिहार में वहां अधिकारियों ने इस तरह की शिकायत नहीं की, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की ओर से शिकायत नहीं आई। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं वो सहमे हुए हैं कि इस प्रक्रिया में कहीं उनके समर्थक वोट भी तो नहीं कट गए, खास तौर पर शहरी इलाकों के मतदाता। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पहले तो यूपी में 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया, वो इसीलिए बढ़ाया गया था कि करीब 3 करोड़ से ज़्यादा जो वोट थे उनके फॉर्म वापस नहीं आए थे। तमाम लोगों को तो मतलब फॉर्म मिले ही नहीं, मौके पे ही वो उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन जब 3 करोड़ वोटर जब वोटिंग लिस्ट से नाम कटते हुए दिखाई दिए तो फिर केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते का समय, मतलब 15 दिन का समय सीधा सीधा यूपी के लिए बढ़ा दिया था। जबकि बंगाल में तमाम राजनीतिक दल बोल रहे थे कि भाई समय बढ़ाओ, आपने 24 घंटे का ही समय सीमा भी नहीं बढ़ाई थी। लेकिन यूपी में आपने एक झटके में 15 दिन का समय बढ़ा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी 2,89,00,000 जो गणना पत्र हैं वो वापस नहीं लौटे हैं, तमाम लोगों को तो मिले ही नहीं है। तो यानी 2,89,00,000 वोट कटना तो तय हो गया है। और इसमें भी सबसे बड़ी जो संख्या है वो शहरी क्षेत्रों की है, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे आगरा हो या बरेली हो। यहाँ पर ये संख्या 25% से लेकर 50% तक वोटरों की संख्या है जिनके ये जो फॉर्म है वो वापस नहीं आए हैं। तो इसके चलते बीजेपी के अंदर खलबली तो मची हुई है। एक तरफ तो ये वो कह रहे हैं कि भाई लोग बाग अपने जो वोट हैं उन्होंने वो गांव में ट्रांसफर करवा लिए। अगर गांव में भी ट्रांसफर करवाए हैं वोट तो भी वो संख्या, भाई आपका वोट शहर से घटकर गांव चला गया है ना, तो वोट तो आपका बना हुआ है ना। लेकिन ये संख्या 2,89,00,000 यदि कम हो रही है तो साफ साफ बीजेपी को समझ में आ रहा है कि यदि शहरी वोट कम हो रहा है और गाँव में बढ़ नहीं रहा है, यदि शहर में कम होकर गांव में बढ़ता तो बात भी बनती। तो ये सीधा सीधा बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो वही रहते ना, भले शहर से हटा के किसी ने गांव में कर दिया हो, लेकिन वहां भी 2,89,00,000 मतदाता
मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं, ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है अब तक। जो हालांकि अभी ड्राफ्ट सूची नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है चूंकि इतने फॉर्म वापस नहीं आए हैं, 2002 की मतदाता सूची से मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ होगा। लेकिन इसको लेकर जबरदस्त विपक्ष भी अब हमलावर है, और ये जो मुद्दा मिला है पश्चिम बंगाल का, ये और एक बड़ा पॉइंट दे रहा है, एक बड़ा मुद्दा उसमें और जोड़ रहा है कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बीजेपी के पक्ष में उसको तैयार किया जा रहा है ताकि चुनाव में उसको फायदा हो। और इन सब के बीच जो मुख्य ये सारे आरोप लग रहे हैं, इनके आरोपों के केंद्र में है मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत बेफिक्र हैं और इस समय तीर्थ यात्रा पर गए हैं। पुरी में है वो ओडिशा के, हालांकि पुरी में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वहाँ पुरी यानी ओडिशा में भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो विपक्षी पार्टी है बीजू जनता दल बहुत सारे सवाल उठा चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त से उनका प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है, तो वहाँ भी शिकायतें हैं। और पुरी में पहुँचे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या एसआईआर पर भी कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ। जय जगन्नाथ। समस्त उड़ीसा वासियों को मोर नमस्कार। मैं अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने और देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे चुनाव के आधार स्तंभ, द पिलर्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने आया हूं। 2 से 3 दिन तक हम उड़ीसा में रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। तो वहां दर्शन कर रहे हैं और बीएलओस के साथ उनकी मीटिंग भी होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में बीएलओस की जान गई, इसकी सूचना तक नहीं थी मुख्य चुनाव आयुक्त को। उन्होंने कहा हमको तो पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से अभी वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, शायद जो अपने कुछ पाप हैं उनको धोने के लिए गए हों, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने बोला है कि हम पूरे परिवार के साथ आए हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। लेकिन भाई अब सरकारी कार्यक्रम बताना है इसको, तो फिर बीएलओ के साथ मीटिंग भी कर लेते हैं। हाँ, तो ये सरकारी कार्यक्रम हो जाएगा, फिर बाकी खर्चा तो फिर सरकारी खाते से चला जाएगा। आप बीएलओ के साथ मीटिंग नहीं करते तो फिर आपकी पूरी तरीके से निजी यात्रा हो जाती। तो बोला है कि भाई पूरे परिवार के साथ इस बार हम आए हैं, चुनाव आयुक्तों को भले छोड़ा आए हैं, हम अकेले आए हैं और पूरा परिवार अपना साथ लेके आए हैं। और अब जो भी मीटिंग होगी, लेकिन मुद्दा वही है कि जिन राज्यों में चुनाव है आपको इस समय वहाँ सक्रिय होना है। उड़ीसा में तो अभी चुनाव होना नहीं है भाई, बंगाल में चुनाव होना है, आसाम में चुनाव होना है। और बंगाल से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन आप एक बार जवाब देने की कोशिश की तो उसमें खुद ही फंस गए थे। तो इसीलिए अब जवाब देने से बचने के लिए बस अपनी बात रखी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी खत्म हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कि भाई आप बीएलओ के साथ तो मीटिंग कर रहे हैं, बंगाल में ईआरओ के साथ में भी मीटिंग कर लीजिए। उनकी जो समस्याएं हैं कि भाई आपने उनके जो अधिकार छीन लिए, कानून ने जो उनको अधिकार दिए हैं, जो अधिकार आपने उनसे छीन लिए हैं, आप उनकी तरफ भी ध्यान दे लीजिएगा, ताकि भाई जो देश की चुनाव प्रक्रिया पर जो सवाल उठने लगे हैं, उन सवालों के जवाब जनता को मिल सके। क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस समय, जो जितने राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। और वहाँ पर सबसे, क्योंकि बीजेपी की नज़र अगर किसी राज्य पर इस समय टिकी हुई है तो वो बंगाल ही है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जैसे आपने बताया बंगाल में कई बीएलओ की जान चली गई, आपने उन बीएलओ के नाम पर कुछ भी नहीं बोला। अब बोलते भी कैसे जब वो खुद ही बोल चुके हमको तो कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ इस तरीके की कोई घटना हो रही है। भाई आपने जिन लोगों को काम दिया है, अगर उस व्यक्ति की जान चली गई है तो उसके कारणों का भी तो पता करना चाहिए। कि आप हर बार ये बोल दें कि भाई जो सामान्य रूप से जान चली गई उसकी वो कोई प्रेशर नहीं था, भाई बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं। भाई हर जगह की अलग अलग व्यवस्था होती है। एक शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र में भाई आपको 1000 वोटरों के पास जाना है तो बगल बगल में घर हैं, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आप किसी स्कूल में ही पहुंचकर आपने खबर भिजवा दी तो लोग वहाँ पहुंच गए। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण क्षेत्र मिल जाता है तो पता चलता है इस गाँव में 100 ही वोट हैं, आपको 4 गांव मिल गए तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में पता चलता है कि उस समय लोग वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब एक शख्स यदि गांव में नहीं रह रहा है लेकिन उसका वोट गांव में है, उसका वोट गांव छोड़ दूसरी जगह पर नहीं है,
तो भाई उसका आप नाम नहीं काट सकते हैं। आप ये कहते हैं कि वो मौके पर नहीं मिला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तय कर दिया जा रहा है, चुनाव आयोग ही तय कर दे रहा है कि किसका नाम काट देना है और किसका नहीं काट देना है। अब वो किसकी रिकमेंडेशन पर ये सब कुछ कर रहा है, बीएलओ, ईआरओ या फिर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता? क्योंकि जिस तरह से ईआरओ बिल्कुल अनभिज्ञ है कि किसका नाम कट गया, उनको पता ही नहीं। जब वो उस साइट पर जा रहे हैं, उस ऐप पर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सूची पहले से ही तैयार है, जो उनको कुछ नहीं मालूम है। यानी जो उनका अधिकार है वो चुनाव आयोग ने छीन लिया है, पर जो जिम्मेदारी है वो उड़ा रखी है, यानी सिग्नेचर करके वो देंगे। वो परेशान है, चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या जवाब आता है उस पर भी रहेगी नज़र। लेकिन इसको लेकर, पूरी इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग घिरा हुआ है, उसको लेकर विपक्ष अब हमलावर है, बड़ी रणनीति बना रहा है। आज CWC की बैठक इस समय चल रही है दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में, और वहाँ क्या कुछ हो रहा है एक बार हम देखेंगे। और ये भी वहाँ मनरेगा को ख़त्म करना, गांधी जी का नाम था इसलिए ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा SIR, चुनावी प्रक्रिया, इन सारे मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़नी है उसकी रणनीति तय की जा रही है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर CWC की ये बैठक चल रही है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे लोग मौजूद हैं। विपक्ष संगठित है पूरी तरीके से। इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं वो भी इस पूरे मामले में संगठित हैं और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, और तैयारी उसकी हो चुकी है। अभी पिछले दिनों 14 दिसंबर को जिस तरह से रामलीला मैदान में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उससे भी लग गया कि कितना ये बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आज जो CWC की बैठक हो रही है उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो तो जो जिस तरीके से मनरेगा को खत्म किया गया है, नाम ही महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया गया है बल्कि मनरेगा को खत्म ही कर दिया गया है। जो अब नया कानून वो लेके आए हैं, विकसित भारत जी राम जी विधेयक, जो अब तो कानून बन चुका है, उस कानून में जिस तरीके से राज्यों की आपने हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 10% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। राज्यों की स्थिति क्या है ये तो सभी को पता है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है भारत में जो उधारी पर ना चल रहा हो। हर 3 महीने बाद उसको उधार लेना पड़ता है। अब ऐसे में जो राज्य उधारी पर चल रहे हैं, चाहे वो आप, उनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो बीजेपी शासित राज्यों की है। जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर तो ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है उधारी वाली, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, वहाँ के राज्य हर 3 महीने में हम देखते हैं कि सरकार से कहते हैं कि भाई हमारी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दो, हमको कुछ 2000 करोड़ रुपए और उधार चाहिए हमें योजनाओं के लिए। उन राज्यों पर आपने 40% का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया है। अब बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो केंद्र का विरोध नहीं कर सकते। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री आए दिल्ली, अब उन्होंने मीडिया के सामने तो ये बात नहीं बोली कि भाई हम तो भाई आए हैं, राजनीतिक मुद्दा है, बस खाली प्रधानमंत्री का आभार जताने आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री हो, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि 40% फंड आएगा